दोस्तों, आज मैं अरुण मंकुल की कहानी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबू गगनदेव सिंह की लड़की की शादी होने वाली थी। उनके घर के सभी सदस्य काफ़ी व्यस्त थे। अगर नहीं व्यस्त था तो उनका सबसे छोटा लड़का लल्लू। वैसे भी उसके रहने का ठौर ठिकाना और सोचने का ढंग आम आदमी से काफ़ी भिन्न था। वह सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीना पसंद करता था। अतीत की यादें या भविष्य के सुखद सपनों से दूर ही रहना चाहता था। बीत गई सो बात गई, और कल क्या होगा कौन जानता है। अपने सिद्धांत के अनुसार उसकी मौज मस्ती, मटरगस्ती, गांजे भांग के साथियों से मिलना जुलना, गांव में भौजाइयों से हंसी टट्टा करना, चौक चौराहे पर लंबी लंबी गप्पे हाँकना बदस्तूर जारी रहता। वह हमेशा जॉली मूड में रहता। उसे कोई चिंता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। आम दिनों की भांति आज घर आकर प्रेम से खाना खाता और घोड़ा बेचकर सुबह के 8 बजे तक सोता। उसका बाप तो उससे बहुत ही परेशान था, लेकिन करे तो क्या करे। जवान बेटा लंपट हो गया। कुछ कहा और गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले तो बुढ़ापे में लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सोचकर गगनदेव सिंह कुछ नहीं कहते थे, लेकिन माँ से अक्सर उसकी बहस हो जाती। मगर लल्लू गंभीरता से कभी कुछ अपने ऊपर नहीं लेता, मानो वह इस दुनिया का आदमी ही नहीं। बात को ऐसे हवा में उड़ा देता मानो वह एक संवेदनहीन प्राणी हो। और दिनों की भांति उस दिन भी लल्लू चौक पर पहुंचकर चाय की दुकान में बैठ गया। आते जाते लोगों से परिचय करने में उसे महारत हासिल था। पढ़ाई लिखाई तो गोल था, मगर हमेशा इंटेलेक्चुअल गप्पे हाँका करता था। अपरिचित व्यक्ति उसकी अंग्रेजी मिश्रित हिंदी सुनकर यही सोचते कि कल का यूनिवर्सिटी टॉपर आज बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। घर से निकलते वक्त माँ ने लल्लू की हथेली पर 100 रुपये का नोट और एक पर्ची रखकर बोली, नरौली हाट चले जाना और इस पर्ची में लिखे सामान खरीद कर ले आना। घर में दूर दूर से लोग आकर मार्केटिंग कर रहे हैं, शादी की तैयारियों में जुटे हैं, और एक तू है कि कोई फिक्र नहीं, बस निठल्ले की तरह घूम रहे हो। अरे कुछ तो लोक लज्जा का ख्याल रखो और अपनी छोटी बहन की शादी में कंट्रीब्यूशन करो। लल्लू आज बहुत ही खुश था। पहली बार माँ ने उस पर भरोसा किया और कुछ करने की जिम्मेदारी सौंपी, अन्यथा सभी तो उसे निकम्मा और निहायत ही एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं। उसे अपने जीवन में आज पहली बार यह महसूस हो रहा था कि माँ सचमुच में महान होती है। वह जीवन दायिनी ही नहीं, भाग्य विधाता भी होती है। सबसे पहले माँ ने ही उसकी योग्यता को परखा और उस पर भरोसा किया। वह अवश्य ही माँ के भरोसे पर खरा उतरेगा और अपनी छोटी बहन की शादी में भरपूर कंट्रीब्यूशन करेगा। किसी को भी रत्ती भर शिकायत का मौका नहीं देगा। आज वह अपने अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस कर रहा था। चौक पर जाकर अपने मित्रों से 10 बार कह चुका था कि आज उसे नरौली हाट जाना है। दुकान में बैठे बैठे बार बार जेब टटोलता रहा और सामान की पर्ची निकालकर उसमें अंकित सामान की कीमतों का आइडिया ले रहा था। दुकानदार मित्र को कह दिया था कि ठीक 4 बजे उसे याद दिला दे कि उसे नरौली हाट जाना है। भूल न जाना, आज हर हाल में हाट जाना ही है। उस वक्त दिन के 11:30 बज रहे थे और 4 बजने में काफ़ी देर थी। जिम्मेदारियों के बोझ से मानो वह आज दबा जा रहा था। बार बार लोगों से टाइम पूछ रहा था। अपने आप को काफ़ी उतावला और व्यग्र सा महसूस कर रहा था वह। इतने में उसके मित्र मंडली के अन्य सदस्य दीनू झा, मुन्ना उस्ताद और साइकिल मिस्त्री चरण सिंह आधम के। लल्लू को अकेला बैठ देखकर दीनू झा बोले, अरे चल यार, 1-2 हाथ हो जाए। लल्लू, नहीं यार, आज मुझे हाट जाना है। दीनू झा, हाट जाना है, कोई खास बात है? लल्लू, हाँ यार, परसों शर्मिला की शादी है ना, कुछ लोकल मार्केटिंग करनी है। सभी लोग अपने अपने हिस्से की मार्केटिंग कर चुके हैं, सिर्फ मेरे हिस्से का बाकी रह गया है। मुन्ना उस्ताद गंभीर स्वर में बोले, आज तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है।
रियली अब तुम में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। लल्लू, तो क्या अब तक मैं इररिस्पॉन्सिबल था? इस बार चरण सिंह ने कटाक्ष किया। नहीं यार, इररिस्पॉन्सिबल और तुम? कदापि नहीं। मैंने तो तुम्हारे जैसा रिस्पॉन्सिबल आदमी आज तक देखा नहीं। समय से चौक पर आना, समय से घर जाना, डिसिप्लिन में रहना, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इंटेलेक्चुअल गप्पे देना, दूसरों के दुख को अपना दुख और समय का अनुपालन करते हुए गांजा भांग का सेवन करना, इतना सब कुछ मेंटेन करना कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति कर सकता है क्या? लल्लू, अच्छा रहने दे, बहुत हो गया मस्खरेबाजी। साले तुझे तो इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं। जब देखो चमचागिरी करते रहते हो। इस पर दीनू झा बोल पड़े। आमा यार, हॉबी भी कोई चीज़ होती है। इस पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुन्ना उस्ताद, अच्छा चलो, 4 बजने से पहले ही गेम समाप्त कर दिया जाएगा। लल्लू, 3:30 बजे बंद कर दूंगा। सभी बोले ठीक है। और इस प्रकार चारों मित्र अपने दैनिक कार्य में जुट गए। ये ताश का खेल किसी नशे से कम नहीं होता है। एक बार इसके अतल तल में डूब जाओ तो फिर उससे बाहर निकल पाना बड़ी मुश्किल होती है। सुबह से लल्लू के लिए 4 बजने का इंतजार करना दुश्वार हो रहा था और अब ताश के खेल में मशगूल होकर समय की रफ्तार को भूल गया। 4:30 हो गए। चारों दोस्त शेष दुनिया से बेखबर अपनी दुनिया में लीन थे। तभी दुकानदार से एक परिचित राहगीर को आवाज़ लगाया कि आइए चाय पी लीजिए। उसने प्रत्युत्तर में बोला, लौटती वक्त आऊँगा, अभी हाट जा रहा हूँ। हाट का नाम सुनते ही लल्लू को समय का ध्यान आया। हड़बड़ाकर ताश के पत्तों को दीनू झा के पल्लू में फेंक कर हाट की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन इस जल्दीबाजी में भी उसने अपने अनन्य मित्र भांग के गोले को गले लगाना न भूला। जिम्मेदार व्यक्ति जो ठहरा। 2 किलोमीटर दूर ही तो है नरौली हाट। बीच में कोयली गांव पड़ता है और उसके बाद नरौली। सड़क के दोनों ओर आम के घने बगीचे थे। सड़क के किनारे ही बगीचे के मुहाने पर एक कुआं था। यह कुआं लालधारी महतो के कुआं के नाम से प्रसिद्ध था। लालू जल्दीबाजी में था। तेज कदमों से हाट की ओर भागा जा रहा था। उसने देखा कुएं के पास कुछ लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं और कुछ औरतें अपनी छाती पीटती हुई बेजार रोए जा रही है। तब तक भांग के गोले ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लल्लू को किसी अनहोनी दुर्घटना का एहसास हुआ। उसके अंदर कोमल हृदय और हृदय में सोशल सर्विस की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भांग का नशा उसके इस भावना को और इम्फेटिक बना रहा था। वह आओ देखा न ताओ, बस एक ही छलांग में कुएं तक पहुंच गया। औरतों के रोने का सबब जाना। छाती पीटते एक औरत रोते हुए बोली, हाय हाय, मेरे बकरी का बच्चा डूब गया। लल्लू ने कुएं में झांक कर देखा। बकरी का बच्चा पानी की सतह पर तैर रहा था। लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। टोकरी को रस्सी के सहारे बांधकर नीचे लटकाया गया था, लेकिन बच्चा उसमें नहीं आ रहा था। लल्लू भूल गया कि उसे हाट भी जाना है और बहन की शादी हेतु मार्केटिंग करनी है। जिस पल के लिए उसने दिन भर बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था, वह समय बीता जा रहा है। लल्लू के जेहन में बकरी के बच्चे को कुएं से निकालने के तरीके के नए नए आइडिया बड़ी तेजी से आ रहे थे। अचानक लल्लू को क्या सूझा क्या न। एक रस्सी मंगवाया, कुएं के जगत से बांधा और रस्सी पकड़कर कुएं के अंदर उतर पड़ा। करीब 20-25 फीट नीचे गया होगा कि रस्सी समाप्त हो गई। पहले से लटकाई गई रस्सी, टोकरी वाली रस्सी जल के सतह को छू रही थी, जबकि अभी वह जल की सतह से करीब 3-4 फुट ऊपर था। तत्क्षण वह टोकरी वाली रस्सी पकड़ने को उद्यत हुआ, लेकिन उसकी छठी इंद्री बज उठी। रस्सी के कमजोर होने का आभास उसे हो रहा था। उसका दिमाग उस समय बहुत तेजी से काम कर रहा था। ऊपर के लोग विस्मय और भय की निगाहों से कुएं के अंदर की कार्यवाही को खामोशी से देख रहे थे। लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। अचानक लल्लू के जेहन में यह विचार उत्पन्न हुए कि संकट से घिरे प्राणी की रक्षा के लिए अपनी जान तक लड़ा देनी चाहिए। निरीह बकरी के बच्चे को बचाना उसके लिए एक चुनौती बन गई थी और बढ़े कदम को पीछे हटाना बुजदिली होगी। यही सोच रहा था वह। आदमी का बच्चा हो या बकरी का बच्चा, बच्चा बच्चा ही होता है।
एकदम निर्दोष। वह अपना रस्सी छोड़कर टोकरी वाली रस्सी को पकड़कर ज्यों ही लटका कि रस्सी टूट गई। वह रस्सी के टूटे भाग को हाथों में पकड़े छपाक से पानी में जा गिरा। बकरी का बच्चा, जो अब तक कभी कभार बोलता था, अब पानी की सतह पर बड़ी तीव्र गति से तैरने लगा और जोर जोर से मिमियाने लगा। ऊपर की खामोशी टूट गई। लोग हाहाकार कर उठे और इधर लल्लू कुएं के अथाह जल राशि के अंदर। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसकी बहन की शादी कुछ दिनों के लिए रुक जाएगी। टोकरी वाली रस्सी उसके पैरों को जकड़ती जा रही थी। पानी के अंदर भी उसका दिमाग चैतन्य था और उसे एहसास हो रहा था कि अब कुछ ही पलों में वह चेतना शून्य हो जाएगा। उसका दम घुटता महसूस हो रहा था। उसने अपने अंदर की तमाम शक्ति को बटोरकर ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए जोरों से हाथ पांव मारा। उस क्षण तैरने की कला न जानने का अफसोस भी उसे हो रहा था, लेकिन इसे ईश्वर की माया कहें या लल्लू का भाग्य, हाथ पांव मारने से उसके शरीर में उत्पन्न उत्प्लावकता के कारण एक क्षण के लिए उसका शरीर जल की सतह तक आया। अपने सिर के ठीक ऊपर एक रस्सी के लटकने का एहसास उसे हुआ। अपने हाथों को ऊपर कर वह जल्दी से रस्सी को पकड़ा। ऊपर के लोगों ने गजब का जौहर दिखाया था। एक मजबूत रस्सी कहीं से लाकर कुएं में डाल दिया था। हाथ में रस्सी आ जाने से उसकी जिंदगी के दिए फिर से जल उठे। भांग का नशा काफिर हो चुका था और वह मौत के बहुत करीब से गुजरकर वापस आ गया। जीवन का अवलंब अब उसके हाथों में था। बकरी का बच्चा अभी भी बड़ी तेजी से नाचता हुआ मिमिया रहा था। उसने अपने बाएं हाथ से बकरी के बच्चे को बगल में दबाया और दाएं हाथ से रस्सी को पकड़कर ऊपर के लोगों से खींचने को कहा। ऊपर वाले रस्सी खींचने लगे। उफ, कितनी कठिन यात्रा थी वह। हाथ छूटना चाहता था। बकरी का बच्चा अलग छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था। बेचारा क्या करे लल्लू, दो जिंदगियों का सवाल था। आखिरकार कठिन प्रयासों के बाद लोग रस्सी को ऊपर खींचने में कामयाब हो ही गए। औरतों को रोना पहले से ज्यादा हो गया था। कुछ तो छाती पीट रही थी और कुछ लल्लू को इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए भला बुरा कह रही थी। कुछ तो बकरी के बच्चा और आदमी के बच्चे में अंतर समझाने लगे। जगह जगह से उसके पैंट फट गए थे, हाथ लहूलुहान हो गए थे, पूरा शरीर भीग चुका था। जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, हथेली में लगे खून को पोंछा। पास के एक आदमी से समय पूछा। 6 बजने को थे। दूसरी जेब में हाथ डाला। पैसा और पर्ची मौजूद था। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। लोग उस व्यक्ति को देखना चाह रहे थे जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह अजूबा करतब कर दिखाया था। अचानक ही लल्लू भीड़ को चीरता हुआ भीड़ से बाहर निकला और बेतहाशा नरोली हाट की ओर भाग खड़ा हुआ। लोग आश्चर्य से उस ओर देख रहे थे जिस रास्ते से लल्लू अभी अभी भागा था। लोग सहसा लल्लू के इस अप्रत्याशित कदम से चकित थे और कुछ लोग बोल रहे थे, इर्रेस्पॉन्सिबल, इर्रेस्पॉन्सिबल। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आप इस पर अपना कमेंट दें और कमेंट बॉक्स में यस या नो और अपनी सजेशंस जो हैं, सुझाव ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। अब विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।